नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सरकार की जो तानाशाही अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी के इस एक्शन के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राज्य में बड़े पैमाने पर मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू को शिकायत की है। शिकायत पत्र में भाजपा सांसदों ने करीब 8 घटनाओं का हवाला दिया है। राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद भागवत कराड और डॉक्टर विकास महात्मे ने आयोग से कहा है कि राज्य में दिसंबर 2019 के बाद से मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2019 को हीरामन तिवारी नाम का एक व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट किया था, जिसके बाद सत्ताधारी शिवसेना के नेताओं ने हमला करते हुए बाल ही मुड़वा दिया था उस इंसान का। भाजपा सांसदों ने बीते 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार में मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए किस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा था। रिपब्लिक भारत के खिलाफ केबल ऑपरेटर को धमकी दी जा रही थी कि रिपब्लिक भारत ना दिखाएं। किस तरीके से महाराष्ट्र में इमरजेंसी से भी बदतर दिन आ गए हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार है, जिसको सत्ता मिली है, वो इतनी घमंड में चूर है कि उसको ये नहीं पता कि जनता जिसे आज वो प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसे आज वो परेशान कर रहे हैं, उसका भी दिन आता है और चुनाव में वो सरकार को जवाब देती है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में अव्यवस्था और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पत्रकारों पर मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ लिखता है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है आपने देखा। अगर सबसे बड़ी बात हम आपको सबसे बड़ी घटना बताएं तो वो नौसेना के पूर्व अधिकारी जिन पर शिवसेना ने अटैक किया, इसी के साथ आपको याद होगा बेबी पेंगुइन कहने पर FIR दर्ज हो जाती है। शिवसेना पर अगर उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कोई कमेंट करता है तो उसके बाल मुड़वा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि एक मीम्स बनाने पर किस तरीके से आपने देखा कि एक इंसान के साथ किस तरीके से बर्बरता सरकार करती है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सत्ता का जो नशा है इस कदर छाया हुआ है शिवसेना और कांग्रेस NCP के ऊपर कि ये भूल गई है कि वो जनता की सेवक है, ना कि वो तानाशाह। लेकिन वो जो रवैया अपना रही है वो एक तानाशाह से भी ज़्यादा बदतर है। अब इसी के खिलाफ बीजेपी ने मानव अधिकार का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पत्रकारों पर जो जुल्म हो रहे थे उसके खिलाफ रिपब्लिक भारत ने मानव अधिकार आयोग में FIR दर्ज करवाई थी और मानव अधिकार आयोग ने FIR दर्ज भी कर ली थी। यानी कि अब महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो सीधे तौर पर बढ़ गई हैं। लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही और जो आक्रामक रुख अपनाए हुए है, चाहे वो संजय राउत हो या इनके जो विधायक जो हैं, किस तरीके से लगातार धमकियां और जो अपशब्द कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान, लोकतंत्र सबको ताक पर रखते हुए शिवसेना सिर्फ और सिर्फ सोनिया सेना और शरद पवार के कहे अनुसार चल रही है, ताकि शिवसेना जो उसका मुख्यमंत्री बना है वो बना रहे और सत्ता का सुख वो भोगती रहे। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस और NCP एक साजिश भी रच रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना रही है, जो हिंदुओं की बात करती थी, जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की थी, उसको खत्म किया जाए ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां चल सकें। और इसीलिए गठबंधन करके NCP और कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में महाराष्ट्र में आई है। और अब जो लोगों पर बर्बरता, जिस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, बीजेपी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इसी के साथ कंगना रनावत ने भी जो उर्मिला मातोंडकर को लेकर जो भी उन्होंने कहा था उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन कंगना रनावत ने उस पर साफ शब्दों में सवाल पूछे कि जब उर्मिला ने मुझे रुदाली और प्रोस्टिट्यूट कहा था उस वक्त ये क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे, क्यों इन्होंने कुछ नहीं कहा। जबकि कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा है वो उनकी फिल्मों को लेकर और एक्टिंग करियर को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनावत को एक खास गैंग
जो बॉलीवुड गैंग है, जो ड्रग्स माफिया हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता भी हैं जो इन लोगों को समर्थन कर रहे हैं, वो भी कंगना रनावत पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन कंगना रनावत ने बड़ा पलटवार करके इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और एक सवाल भी पूछा है, लेकिन वहां पर इनकी बोलती बंद हो गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं एक क्षत्रिणी हूं, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका नहीं सकती हूं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ही जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ ना ही मैंने कभी समझौता किया है और ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। वहीं पर कंगना रनावत के खिलाफ जो सामना में अभी कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने लिखा था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी संजय राउत की तरफ से जो ये दिखा रही थी कि किस तरीके से संजय राउत ने कंगना रनावत पर कटाक्ष तो किया ही, लेकिन साथ में ही जो बड़े बड़े यानी कि अंबानी और अक्षय कुमार हैं उनको भी टारगेट किया था और कंगना रनावत को लेकर कि कंगना रनावत पर वो कुछ टिप्पणी करें, कंगना रनावत के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि संजय राउत ने साफ ये कहा था कि दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है। सीधा निशाना उन्होंने अंबानी पर साधा था और इसी के साथ अक्षय कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि अक्षय कुमार जैसे लोगों को कंगना रनावत के खिलाफ बोलना चाहिए, कैसे वो मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में बोल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि कंगना रनावत ने सरकार और संजय राउत पर सवाल उठाए थे और जिसके बाद इन्होंने मामले को डाइवर्ट करके और लोगों में भ्रम पैदा किया जानबूझकर, ताकि इनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सिकती रहे और लोगों की सिंपैथी मिलती रहे और अपना पक्ष रखने के लिए गलत चीजों को बढ़ावा देते रहें। इसी के साथ संजय राउत ने यह भी कहा था कि जब मुंबई का अपमान होता है तब ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन व पैसा कमाने के लिए ही नहीं है, फिर मुंबई पर कोई प्रतिदिन बलात्कार करे तो भी चलेगा। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है, इसलिए सड़क पर उतरकर भूमिपुत्रों के स्वाभिमान के लिए राड़ा वगैरह करने की आवश्यकता आज नहीं है। ये जो संजय राउत ने कहा था, उन्होंने सीधे तौर पर किस तरीके से कंगना रनावत को टारगेट करते हुए महाराष्ट्र के लिए भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था कि महाराष्ट्र का बलात्कार होता रहे तब भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो इन्होंने ये रेप की बात कही थी, कंगना रनावत ने इसके साथ ही अपने इमोशन और जो उनका घर तोड़ा गया है इससे रिलेट करके उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। इसी के साथ अगर बात करें तो कंगना रनावत पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे, उनको भी कंगना रनावत ने जवाब दिया और जो उर्मिला मातोंडकर को लेकर कंगना रनावत ने कहा था उस पर करारा जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके के आज इंडस्ट्री ने कई लोगों को एक्सेप्ट भी किए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इंडस्ट्री अपना जो रवैया रहता है वो दोहरा रवैया दिखाती है, किसी के साथ अलग किसी के साथ अलग, सेलेक्टिव चीज़ों पर खड़ा होना है, ये बॉलीवुड को अच्छे से आता है। और इसी को लेकर कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया गया, ना जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। एक फिल्म यूनिट कई सौ लोगों को रोजगार देती है, एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वालों का घर चलाती है। हम सब से रोजगार छीन कर वो लोग आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे 17 सितंबर मना रहे हैं। सीधा निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में गठबंधन की और कंगना रनावत का घर तोड़ा गया। इससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट की बात जया बच्चन ने की थी, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार देती है फिल्म इंडस्ट्री और इसके बाद ही ड्रग्स और जो मूवी माफिया हैं उन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, इसकी बात अलग है और इस पर रवि किशन से लेकर लगातार देश और दुनिया भर के लोगों ने आपत्ति जताई। लेकिन अब जो कांग्रेस जिस तरीके से दोहरा रवैया अपना रही है, एक तरफ उसने कंगना रनावत का जो ऑफिस है उसे तोड़ा और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के समर्थन में है, वहीं पर उर्मिला मातोंडकर जो कांग्रेस की नेता हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई, किस तरीके से उनकी करारी हार हुई है। एक तरफ वो कंगना रनावत पर सवाल उठा रही थी कि कंगना रनावत जया बच्चन पर कैसे सवाल उठा सकती हैं, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब से वो इंडस्ट्री में हैं, वो काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्मिला मातोंडकर का उनकी कोई तुलना ही नहीं है, तो वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा सकती हैं, इसका जवाब उर्मिला मातोंडकर को भी देना पड़ेगा। इसी के साथ जो संजय राउत ने रेप की बात कही थी और जिस तरीके से कंगना रनावत पर सवाल उठाए गए कुछ फेमिनिस्टों के द्वारा, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों पर ही वो सामने आते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ एक विचारधारा से मेल खाती है और इसीलिए जो उनके विचारधारा से मेल खाती है उसी बात को वो उठाती हैं, बाकी लोगों पर उनका समर्थन
समर्थन नहीं होता है। कंगना रनौत के समर्थन में वो नहीं खड़ी हुई हैं। जो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है उस पर उनकी आवाज नहीं निकल रही है। इस पर करारा जवाब देते हुए कंगना रनौत ने पूछा है कि जो कभी मेरा मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया गया, तो मेरे सपनों को कैसे तोड़ा गया, ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाया है कंगना रनौत ने और अपनी जो उनका ऑफिस तोड़ा गया है उसकी तस्वीरें साझा की है और उससे पहले जब वो नहीं टूटा था उससे पहले की भी तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने एक और सवाल पूछा है, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आ भी नहीं करते बस्तियां जलाने में, ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को, क्या ये बलात्कार नहीं है? इसी के साथ तीसरा ट्वीट भी कंगना रनौत ने किया है और उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और कुछ बॉलीवुड के लोग हैं जो बॉलीवुड गिरोह और ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया से आते हैं और वहीं पर कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जिनकी विचारधारा वामपंथी है और लगातार उनको ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो कंगना रनौत पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन कंगना रनौत ने हर एक को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सबक सिखाया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें थी उन्होंने खुद बढ़ा ली थी कंगना रनौत को छेड़कर और जिस तरीके से उन पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके, दूसरी तरफ जो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है उसको लेकर बीजेपी ने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है चारों तरफ से घिरी हुई है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।